हाय दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ ले सोशल साइंस पे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को। तो हमारा टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले इस तरह करके आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। लिमिट्स मतलब क्या कमी रह गई थी। जो ये मूवमेंट चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ था 1930 में, तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस था, ऐसे करके सवाल आ सकता है। तो दो तरह से हम जानेंगे, एक कास्ट बेसिस में और एक समझेंगे हम रिलीजन के बेसिस में कि कैसा लिमिटेशंस था। तो पहले हम कास्ट के बेसिस में समझते हैं। तो कास्ट के बेसिस में जो अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स उनको कहते हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब कि सबसे नीची जो कास्ट आता है, जिसको जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं। तो जैसे दलित्स हो गए उस वक्त, अभी का बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो दलित्स है वो अपने आप को ऑप्रेस्ड कहने लगे कि नहीं, हमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग थे वो इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशंस करते थे, इनको टेंपल में जाने से मना करते थे, और इनको पब्लिक वेल या फिर कुछ भी हो जहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी रिसोर्स को, तो ये दलित्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अपसेट हो गए थे उस वक्त। इसीलिए इनको आज रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि एक वक्त था जब इनको टेंपल में भी एंटर करने नहीं दिया जाता था। कौन नहीं करते थे? जो ब्राह्मण्स लोग थे। मैं पर्टिकुलर ब्राह्मण्स नहीं थे, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे। तो जो कांग्रेस है वो हमेशा दलित्स को इग्नोर करते थे। कभी जो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें दलित्स को लिया ही नहीं जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको लगता था, क्योंकि जो कांग्रेस है उसमें ज़्यादातर कौन है? ब्राह्मण्स लोग हैं। मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे, और वो छोटे कास्ट के लोगों को लेते ही नहीं थे। तो ये क्या था, जो दलित्स को इग्नोर करते थे, इसलिए जो दलित्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे सिविल डिसोबीडियंस में। क्यों ही पार्टिसिपेट करेंगे? ज़रा आप सोचिए कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, तो उनको क्यों एड्रेस किया जाएगा? तो जो हाई कास्ट के हिंदूज़ थे, मतलब हिंदू में जो हाई कास्ट सबसे अपर कास्ट आते हैं, जो ब्राह्मण्स वैश्य करके, ब्राह्मण्स वैश्य समथिंग क्षत्रियाज़, ऐसे वर्ण सिस्टम है। तो जो हाई कास्ट में ब्राह्मण्स है, सबसे हाई कास्ट आता है हिंदू में ब्राह्मण्स। जैसे सनातनीज़, क्योंकि पूरे ही कांग्रेस में ये सनातनीज़ भरे हुए थे लीडर्स में। तो अगर इनको ले लेंगे, अगर कांग्रेस के लीडर अगर दलित्स को चुनना शुरू कर देंगे, तो जो हाई कास्ट हिंदूज़ है वो नाराज़ हो जाएँगे। इस वजह से इनको नहीं लिया जा रहा था। लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हम अनटचेबिलिटी, मतलब ये जो छुआ-छूत है, अनटचेबिलिटी को छुआ-छूत कहते हैं। जो ये छुआ-छूत है कि नहीं, ये तो छोटे कास्ट का है, इसके इसके हाथ का पानी भी नहीं पी सकते, ये तो बहुत गंदा है, डर्टी है। तो अगर इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं करेंगे अनटचेबिलिटी को, तो 100 साल तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। ऐसा किनका कहना था? महात्मा गांधी जी का कहना था। वो अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिए, हरिजन्स मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये गॉड के बच्चे की तरह रिप्रेजेंट किए किनको? अनटचेबल्स को। कौन? महात्मा गांधी जी। तो बहुत सारे मेजर्स लिए महात्मा गांधी जी ने, जैसे कि सत्याग्रह किया दलित के लिए कि उनको टेम्पल में जाने के लिए मिले, जो पब्लिक वेल्स है उनको यूज़ करने के लिए मिले, टैंक्स और रोड। ऐसा था कि जहाँ जिस रोड में ब्राह्मण्स क्रॉस करेंगे, उसमें मतलब गुजरेंगे, उसमें छोटे कास्ट के जो अनटचेबल्स लोग हैं वो नहीं गुजर सकते। जिस स्कूल में ब्राह्मण्स के बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में छोटे क्लास के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा उस वक्त था डिस्क्रिमिनेशन, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से क्या था कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किया था, कि उनको टेम्पल में एंटर करने के लिए मिले। लेकिन जो दलित लीडर्स थे वो इतने खुश नहीं थे। उनका कहना था कि, मतलब उनका कहना था कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो अपर कास्ट के लोग हैं वो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है? तो महात्मा गांधी जी ने खुद टॉयलेट को साफ़ किया था। क्यों साफ़ किया था? क्योंकि वो दिखा रहे थे, जो टॉयलेट साफ़ करते हैं उन कम्युनिटी को भांगी कहते हैं, भांगी। तो वो टॉयलेट साफ़ करके, खुद टॉयलेट साफ़ करके ये दिखाना चाह रहे थे, कि ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जो छोटे काम है वो सिर्फ़ छोटे कास्ट के लोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और महात्मा गांधी खुद एक उस प्रोमिनेंट लीडर थे, और टॉयलेट साफ़ किए तो बहुत एस्पायर किए लोगों को, सबको। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपर कास्ट के लोगों को समझाया कि नहीं, जो तुम कर रहे हो गलत है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत है, ये एक पाप है, इसको मत करो। ऐसे करोगे तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं, अपर हो, लोअर हो, मिडिल हो, कोई भी लोग है, सारे लोगों को एक साथ आना होगा, यूनाइट होकर ही हमें फ्रीडम मिलेगी। जो तो दलित के लीडर्स थे वो उतने खुश नहीं थे कि महात्मा गांधी जी ठीक है, हमें हमें हमारे लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, हमें टेम्पल में घुसने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर
इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, हमें पॉलिटिकल, तो इनका कहना था कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो ये इनका कहना था, ये डिमांड किए कि हमारे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व कर दो सीट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब कॉलेजेस, स्कूल्स में जो दलित्स हैं उनके लिए रिजर्व कर दो सीट। और ये चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, ये डिमांड किए थे, कौन डिमांड किए थे, दलित के लीडर्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब होता है कि जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे 4 इलेक्टोरेट्स है, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, ठीक है। और ये इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है सेपरेट। तो यहाँ पे जो लीडर होगा वो दलित ही चुन के उठेगा, और जो लीडर खड़ा होगा यहाँ पे चुनाव में, उसे वोट कौन देंगे, सिर्फ दलित ही देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जीत जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये कोई भी कंट्री डिवाइड हो जाता है। इससे क्या होता है कि अलग होने का, सेपरेट होने का बहुत चांसेस होता है, कि मतलब कि कोई भी दलित लीडर यहाँ पे खड़ा होगा वोट के लिए, और जितने दलित होंगे वही वोट करेंगे इस रीजन में, सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर ये इलेक्टोरेट्स में। और जो वोट करेंगे वो भी दलित होंगे, और जो लीडर चुन के निकलेगा वो भी दलित होगा। तो इसीलिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे कि हमारे लिए सेपरेट कर दो। लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं माने इस चीज़ को, वो अग्री नहीं किए कि नहीं, ये बिल्कुल डिवाइड कर देगा हमारे पूरे इंडिया को। तो बी आर अम्बेडकर भी इस तरफ थे, क्योंकि वो खुद एक दलित थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऑर्गेनाइज करते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में, ठीक है। और ये क्या होता है, जो बी आर अम्बेडकर होते हैं, जो महात्मा गांधी होते हैं, वो आमने सामने आ जाते हैं, मतलब दोनों अपने एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स के लिए। जो बी आर अम्बेडकर है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी उससे डिसएग्री कर रहे थे। तो ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और बी आर अम्बेडकर जी भी गए थे, महात्मा गांधी जी भी गए थे, और कांग्रेस के और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जितने सारे लीडर्स थे वो गए थे, ठीक है। तो तो इन्होंने डिमांड किया, तो महात्मा गांधी जी वहाँ पे अग्री नहीं हुए, बोले नहीं, मतलब ब्रिटिश को कहने लगे कि ये बात नहीं मानो, अगर ये बात मानोगे तो मैं अंटिल माई डेथ, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं फास्ट रखूंगा, ऐसा कहने लगे। कौन, महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश अब समझ गया कि अरे ये दो इंडियंस ही एक दूसरे के आमने सामने आ गया, ये सही मौका है पूरे इंडिया को तोड़ने का। तो ब्रिटिश क्या किया, मान लिया किसका, बी आर अम्बेडकर जी का बात, कि चलो ठीक है, मैं आपकी डिमांड को फुलफिल करता हूँ, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी जी फिर फास्ट पे उतर गए, अंटिल हिज डेथ, मतलब जब तक वो उनका डेथ नहीं होगा तब तक वो फास्ट रखेंगे। और महात्मा गांधी जी बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है, बहुत फेमस लीडर थे। तो पूरे इंडिया में जितने लोग थे सब बी आर अम्बेडकर जी को समझाए कि नहीं आप ऐसे नहीं करो, महात्मा गांधी जी फास्ट में उतर गए, आप अपनी बात वापस ले लो, ये सब मत करो। तो फिर बी आर अम्बेडकर जी मान जाते हैं, अच्छा ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। तो उसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है, कब, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें कि जो बी आर अम्बेडकर जी होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड मैं वापस लेता हूँ, लेकिन हमें एक जनरल इलेक्टोरेट्स चाहिए हमारे लिए, जैसे कि ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे सीट को रिजर्व कर दो, और यहाँ पे जो लीडर खड़ा होगा वो सिर्फ दलित होगा, मतलब यहाँ पे जो लीडर चुना जाएगा और जो खड़ा होगा वो सिर्फ दलित होगा चुनाव में, लेकिन जो वोट करेंगे वो सारे लोग करेंगे। देखिए, तो दलित्स को रिजर्व कर दिया गया सीट, कहाँ पे, प्रोविंशियल, मतलब प्रोविंस, हर स्टेट में भी, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी, जैसे लोकसभा राज्यसभा में भी। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी और प्रोविंशियल, मतलब कि जो स्टेट होंगे वहाँ पे भी दलित्स के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया। और लेकिन ये जनरल इलेक्टोरेट्स होगा, मतलब कि जो वोटर्स है वो सारे लोग वोट करेंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, सारे लोग वोट करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट होगा वो सिर्फ दलित्स होगा। ओके, तो ऐसा बात माना गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है। और यही दलित्स को आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ST SC होता है ना, शेड्यूल ट्राइब तो हो गए वो ट्राइब्स, लेकिन SC हो गया, यही दलित्स बाद में जाके शेड्यूल कास्ट बन जाते हैं। तो अब देखिए कि कास्ट के बेसिस में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अनटचेबल्स को बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। फिर उनके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किए, लेकिन उनकी डिमांड्स को नहीं मान के उन्हें जनरल इलेक्टोरेट्स दिया गया। अब हम पढ़ेंगे कि रिलीजन के बेसिस में क्या लिमिटेशंस था। तो एक टाइम पे क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो मुस्लिम्स थे और जो हिंदू थे वो उतने यूनाइट नहीं थे। देखिए, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट एंड हुआ तो मुस्लिम अपने आप को समझने लगे कि जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही थी, जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम को बहुत अलग अलग रख रही थी, तो वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रही थी, मतलब अलग फील कर रही थी मुस्लिम्स, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन में क्या था, खिलाफत इशू था, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना यूनिटी नहीं था मुस्लिम और हिंदूज के बीच में। तो क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे मुस्लिम और हिंदू आमने सामने आ गए थे।
क्यों? क्योंकि कांग्रेस है वो हिंदू हिंदू रिलीजन जो ग्रुप्स है, जैसे कि हिंदू महासभा, उनको ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दे रहे थे। जैसे हिंदू महासभा इनको ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दे रहे थे, इनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दे रहे थे, इनकी बात ज़्यादा मान रहे थे। और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें हिंदू महासभा के मेंबर्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम मेंबर्स। तो रिलेशन जो था वो दोनों में वीक हो गया था, मुस्लिम्स और हिंदूज़ में। तो मुस्लिम अपना अलग प्रोसेशन कर रहे थे, राइट्स में उतर गए थे, वायलेंस हो रहा था। मुस्लिम चाह रहे थे कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। अब मुस्लिम भी डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। मैंने आपको समझाया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है? तो जो तो मुस्लिम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मुस्लिम लीग, ठीक है, जो 1906 में बना है मुस्लिम लीग। और हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा था कांग्रेस, जो 1885 में बनी है। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके वजह से पार्टीशन हुआ है, तो बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए। तो 1927 में फिर से बातचीत हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कि चलो जो भी लड़ाई झगड़े हैं ख़त्म करते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनका कहना था कि ठीक है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। लेकिन जो कांग्रेस है वो नहीं माने। तो इनका कहना था ठीक है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दो, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, छोड़ दो, लेकिन हमारे लिए सेंट्रल असेंबली में और दो पॉपुलेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में, जैसे कि बंगाल में मुस्लिम का पॉपुलेशन ज़्यादा है और पंजाब के रीजन में, यहाँ पे हमारे लिए सीट्स को रिजर्व कर दो और सेंट्रल असेंबली में रिजर्व कर दो। ऐसा कौन कहते हैं? जो मुस्लिम लीग के लीडर्स होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और भी जितने लीडर्स होते हैं। तो शुरू में तो कांग्रेस मान गया था, अच्छा ठीक है आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन जब 1928 में मीटिंग होता है, ऑल पार्टी कांग्रेस मीटिंग होता है, तो एम.आर. जयकर जो होते हैं हिंदू महासभा के लीडर होते हैं, वो अपोज कर देते कि कोई नहीं मिलेगा, रिजर्व उजर्व नहीं करने वाले, तुमको जो करना है कर लो, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मुस्लिम अपसेट हो जाते हैं कि अरे देखो तो हमारी तो कोई बात नहीं मानी जा रही है, ये तो हिंदू डोमिनेशन कंट्री है, यहाँ पे हिंदूज़ की ज़्यादा बात मानी जा रही है। तो मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, आमने सामने हो गए थे। और मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि ये कंट्री में हिंदू की ज़्यादा चलेगी, हमारी कभी नहीं चलेगी। और जो हिंदूज़ हैं वो हमारे लिए कभी कंसर्न नहीं दिखाएंगे, हम क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं, हम कम हैं, हमारी पॉपुलेशन कम है मुस्लिम्स का। तो ऐसा मुस्लिम सोचने लगे, अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगे कि हमारा कल्चर, हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम, ये हमें कभी नहीं मिलेगी। और यही रीज़न था। इसी की वजह से बाद में जाके मोहम्मद अली जिन्ना एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद पार्टीशन हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम्स का डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता था इंडिया में। तो ओके, तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। देखिए, एक कास्ट के बेसिस में पढ़े कि कैसे अनटचेबल्स जो लोअर कास्ट थे उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और कैसे मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में हो रहा था। तो ये था लिमिटेशन, सिविल डिसोबीडियंस में ये कुछ कमियाँ थी। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब कि जो लोग थे इंडिया में, जितने लोग थे, उनके मन में कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब यूनिटी का भावना कब जागा? तो जैसे जैसे इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ता गया, देशभक्ति बढ़ता गया लोगों के मन में कि नहीं, हम एक ही, लोग सोचने लगे कि हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं, भले ही हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है, लेकिन हम एक ही कास्ट से एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो स्ट्रगल है वो सेम है। देखिए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटा कास्ट है, ये बड़ा कास्ट, सबका एक ही गोल है, क्या? फ्रीडम। तो सबको ऐसा लगने लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ आ जाना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए। तो लोगों के मन में यूनिटी कब आया? जब लोग यूनाइटेड स्ट्रगल करने लगे, सब मिलकर लड़ाई करने लगे, सब मिलकर स्ट्रगल्स कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, कल्चरल प्रोसेस हो रहा था, बहुत सारे कल्चर प्रोसेस हो रहे थे, जैसे कि डांस हो रहा था, फोक डांस जैसे हो गया, नेशनल डांस हो गया, हर स्टेट का अपना अपना लोकल डांस हो गया। उससे लोग अपने आप को यूनाइट समझने लगे थे, जैसे कि उनको लग रहा था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो तो सेम है। जितने भी इंडियंस थे ब्रिटिश टाइम पे, उनका हिस्ट्री क्या था? सेम था। सबके टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी आया था, सबके टाइम पे मुगल डायनेस्टी आया था। तो बहुत सारे प्रिंट्स होने लगे, डांस, फोकलोर मतलब होता है कि जो पुरानी कथाएं होती है, कहानी होती है, सबको वो सारे सुनने लगे। जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि फ्लैग हो गया, अपना अपना इंडिया का फ्लैग हो गया, तो ये सारी चीज़ों को देखकर लोग समझने लगे कि नहीं, हम एक साथ आना चाहिए, और लोगों के मन में एक यूनिटी का भावना आने लगा। तो पहला था एलिगोरी। इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एलिगोरी का और एक फोकलोर करके, दो एग्जाम्पल लेके। तो एलिगोरी मैंने आपको क्लास 9th के फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई थिंक मैंने पढ़ाया है आपको। एलिगोरी मतलब होता है कि नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने नहीं पढ़ाया है।
नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एलिगोरी मतलब होता है कि जब हम कोई अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर कोई भी जो चीज़ दिखता नहीं हो, रियली में नहीं हो, उसको जब हम किसी ह्यूमन बीइंग हो, किसी पीपल से या फिर कोई थिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम एलिगोरी कहते हैं। तो हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? भारत माता से। हम इंडिया को सबसे पहले क्या सोचते हैं? इंडिया ही सोचते ही हमें भारत माता का पिक्चर आ जाता है हमारे माइंड में कि हाँ, भारत माता इंडिया से डिनोट करते हैं। तो हम भारत माता को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एज अ नेशन। तो भारत माता की जो इमेज है, सबसे पहले किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सबसे पहले बंकिम जी ने बनाया था। फिर 1807 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, मदरलैंड मतलब कि इंडिया के लिए एक वंदे मातरम एक सॉन्ग लिखा था, जिसको बाद में इंक्लूड किया गया। इनका एक नॉवल था अनंत मथ में, उनको उसमें इंक्लूड किया गया। और जो ये वंदे मातरम है इसे स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इसमें बढ़ चढ़कर गाया गया था। लोग गा रहे थे, क्यों गा रहे थे? लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। अभी भी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ही है इंडिया का। तो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हाँ, हम इंडियन से, और हमारा जो सॉन्ग है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो सारा सेम है। तो लोगों के मन में यूनिटी का भावना आने लगा। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने एक क्लियर इमेज बनाया था भारत माता जी का। अवनींद्रनाथ बहुत डिफिकल्ट नेम है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो इन्होंने सबसे पहले, अगर आएगा आपके क्वेश्चन में कि सबसे पहले भारत माता का इमेज कौन बनाया था, तो आपको लिखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन क्लियर इमेज बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया है भारत माता को कि बहुत काम है, डिवाइन है, गॉड की तरह है, स्पिरिचुअल है, उनके बहुत सारे हैंड्स है, और कंपोज्ड है, एकदम काम है, शांत है, और पूरी भक्ति मन है। ठीक है ना? तो जो ये टैगोर जी है, ये दर्शाते हैं भारत माता को इस तरह से कुछ। उसके बाद इनका बहुत सारा प्रिंट होने लगा भारत माता का इंडिया में 20th सेंचुरी में, जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो जितने प्रिंट्स हुए, लोग अपने घरों में भारत माता की इमेज सजा के रखने लगे, लोग अपने शॉप में, दुकान में, गाड़ियाँ में, सब में रखने लगे। तो इससे क्या हुआ? नेशनलिज्म का भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पहला रीज़न था एलिगोरी की वजह से, मतलब भारत माता जी की वजह से नेशनलिज्म का भावना लोगों के मन में बढ़ते गया। सेकंड है इंडियन फोकलोर। फोकलोर मतलब होता है कि इंडिया का जो लोकल डांस है, मतलब हमारा जो डांस है, जो ब्रिटिश दिए वो नहीं, हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो म्यूज़िक है, ये भी लोगों को यूनाइट करता है। देखिए, जैसे कि अगर हम अपने नेशनल एंथम को एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि जब सारे लोग होते हैं और हम स्कूल में होते हैं, तो सारे लोग एक रिलीजन के तो नहीं होते, सारे अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या होता है कि हम जैसे नेशनल एंथम को सुनते हैं, तो हमारे सबके मन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे मन में एक प्राउड मोमेंट आता है, मेरे मन में एक डिवोशन का, एक रिस्पेक्ट का मोमेंट आता है, ऐसा नहीं, सब फील करते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो उसी तरह जो हमारा इंडिया का फोकलोर है, जो डांस है, जो म्यूज़िक है, उससे सारे इंडियंस अपने आप को यूनाइट महसूस कर रहे थे। तो जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको कौन डैमेज कर दिया था? जो आउटसाइडर्स, जो ब्रिटिशर्स आए थे, उसको डैमेज कर दिए थे। लेकिन जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो दोबारा से इसको रिस्टोर कर लिए कि नेशनल यूनिटी बने रहे। ठीक है? तो बंगाल में क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर जी कलेक्ट करने लगे जो पुराने ओल्डेस्ट राइम्स थे और स्टोरीज थे, म्यूजिक थे, हाइम्स थे, इनको कलेक्ट करने लगे कि ये कलेक्ट करेंगे हम, लोगों के सामने व्यक्त करेंगे, लोग इससे इंस्पायर होंगे। मद्रास में नतेसा शास्त्री जी ने भी एक बुक लिखा था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया के लिए एक बुक लिखा था कि जो फोकलोर है सदर्न इंडिया का, मतलब जो कल्चरल डांस है, म्यूजिक है, जो पुरानी कथाएं है, स्टोरी है, उनको एक बुक में उन्होंने कंपाइल किया था। तो ये क्या किए, तमिल स्पेशली तमिलनाडु के जितने फोकलोर थे उनको कलेक्ट किया और अपने बुक में डाला। इनका कहना था कि हम इससे क्या कर सकते हैं, नेशनल यूनिटी जगा सकते हैं। अगर देखिए, वो बुक बनाए और बहुत सारा प्रिंट हुआ, तो बुक जाके पूरा मार्केट में बिकेगा, तो सारे लोग पढ़ेंगे, तो सारे लोग यूनाइट होंगे कि अरे नहीं, हम तो सारे लोग एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमें अच्छे से फ्रीडम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोग इंस्पायर होते हैं। तो पहला था एलिगोरी भारत माता जी की वजह से। सेकंड था इंडियन फोकलोर, इंडिया का जो ट्रेडिशनल डांस है, स्टोरी है, म्यूजिक की वजह से एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडिया डेवलप हुआ इंडियंस में। चलिए, जो थर्ड कारण है जिससे कि लोगों के मन में कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडिया आया, वो है आइकन्स एंड सिंबल्स। तो आइकन्स और सिंबल्स भी लोगों को यूनाइट किया और इंस्पायर्ड किया। जैसे कि स्वदेशी फ्लैग था, एक स्वदेशी फ्लैग है, एक स्वराज फ्लैग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो स्वदेशी फ्लैग है जो ट्राई कलर का है, और जो स्वराज फ्लैग है वो भी ट्राई कलर का है। तो स्वदेशी फ्लैग में एक तरफ मून बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है शायद मुस्लिम्स को, और एक तरफ सन बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है हिंदूज को।
तो जो स्वदेशी फ्लैग है जिसमें कि 8 लोटस बने हुए हैं, वो डिपिक्ट करता है 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल किया था तब 8 प्रोविंस हुआ करता था, इसीलिए 8 लोटस बना हुआ है। अब स्वराज फ्लैग, तो स्वराज फ्लैग से भी लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। स्वराज के लिए लोग आवाज़ उठाए थे, सेल्फ रूल के लिए, जिसको डिज़ाइन किए थे महात्मा गांधी जी ने 1921 में। और जो भी ट्राई कलर का था, ऊपर सेफरन था, नीचे ग्रीन और वाइट मिडिल में, और उसमें एक चरखा बना हुआ है, यही जाके आगे हमारा तिरंगा बनता है, नेशनल फ्लैग बनता है। तो चरखा बना हुआ है जो डिपिक्ट करता है, स्पिनिंग व्हील बना हुआ है चरखा, जिससे क्या होता है कि हम ये जो चरखा है इससे थ्रेड बनता है और इसी से फिर कपड़ा बनता है। तो महात्मा गांधी जी दिखाना चाहते थे सेल्फ रिलायंट, मतलब कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सिंबल्स थे, कुछ आइकन्स थे जो लोगों को बहुत इंस्पायर किए थे, जैसे कि ये फ्लैग, जितने लोग निकलते थे प्रोटेस्ट में, सारे फ्लैग को अपने हाथ में लेकर वो ऐसे ऐसे करके लहराते थे, तो उनसे वो लोग यूनाइट होते थे इससे। फोर्थ रीज़न है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हम हिस्ट्री को दोबारा से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब होता है कोई हिस्ट्री लिखा गया है, जैसे कि ये पूरा हिस्ट्री लिखा गया है, इसको दोबारा से हम इसमें कह मैं अगर कहूँ तो इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं कि नहीं ये गलत है, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसको दोबारा से अपनी बातें रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं री इंटरप्रिटेशन। तो जो ब्रिटिश है वो हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल गलत बताए थे। उनका कहना था कि हम जो इंडियंस है वो इनकैपेबल है, फिर बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, मतलब हम अभी भी मॉडर्न नहीं हुए, हम बहुत पुराने ख्यालात के, हम बहुत बैकवर्ड है, नीचे है, गरीब है। ऐसा कौन दिखाया है? ब्रिटिश ने हमको दिखाया था, इंडियंस को। तो इंडियंस मान लिए थे कि अरे ठीक है, ब्रिटिश तो हमें मॉडर्न करने के लिए आया है, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बेकार है, इनकेपेबल है। तो इंडियंस ने फिर बाद में इंडियंस समझने लगे कि नहीं ये तो गलत है, ब्रिटिश गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। तो दोबारा हमने रीराइट किया अपने हिस्ट्री को। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे बुक लिखा, जिसमें कि हमारी जो पुरानी जो ओल्ड आर्किटेक्ट है, आर्ट 2 बार लिख दिया मैंने, अचीवमेंट्स है, जो आर्ट है, आर्किटेक्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर एंड क्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ों को बताया कि नहीं इंडिया में ये सारा चीज़ था। इंडिया में हमारे जैसे कि आर्यभट्ट के बारे में बताया, और बहुत सारे थे जिनके बारे में बताए हमारे साइंटिस्ट जो इंडिया के थे। तो ऐसा नहीं था कि हम सारे इंडियंस हमेशा से प्रिमिटिव और बैकवर्ड है, हमें बनाया गया है, ये लोग हमें बुद्धू बनाए हैं। तो जो इंडिया इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बताया कि इंडिया एक टाइम पे बहुत डेवलप्ड था, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर मुगल के टाइम पे आप देख लीजिए, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाया, जैसे हमें कॉलोनाइज्ड किया, वैसे ही जो हमारा गोल्डन टाइम था वो ख़त्म हो गया। और लेकिन जो इंडियंस थे वो अब चाहते थे कि नहीं बहुत हो गया ब्रिटिश का, अब हमें अपना सब कुछ चेंज करना है, ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ, हमारा दोबारा से गोल्डन टाइम वापस लाओ। तो एक री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से भी लोग यूनाइट हुए। तो पहला रीज़न क्या था, जो भारत माता जी थे उनके वजह से, एलिगोरी इंडिया का, उस वजह से लोग यूनाइट हुए। सेकंड जो इंडिया का फोकलोर था उससे इंस्पायर हुए लोग। थर्ड जो आइकन एंड सिंबल्स थे उससे इंस्पायर हुए। और फोर्थ री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो अब हम पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, अब हम उतर गए कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे उतर गए तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कैसे कैसे होते गया। तो जैसे महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में आते हैं, फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में करते हैं, बहुत सारा सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद वो रॉलेट एक्ट आता है, उसके अगेंस्ट सत्याग्रह करते हैं। फिर खिलाफत इशू होता है तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लाते हैं। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाते हैं, सॉल्ट मार्च करते हैं, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है। तो कंक्लूजन पे आएंगे अगर हम, तो जो लोग थे, अब इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे 1940s का टाइम पे। जब इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे तो लोग समझ गए थे कि नहीं अब हमें सबको एकजुट होना है और ये ब्रिटिश है उनको ख़त्म करना है। तो क्या हुआ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी सेक्ट्स के हो, सारे लोग यूनाइट हुए। और कॉमन सबका एक ही स्ट्रगल था। देखिए जितने लोग थे सबका एक ही मकसद था, हमें फ्रीडम लेना है। इस वजह से सारे लोग यूनाइट हुए और सारे ही लोग पार्टिसिपेट किए फॉर इंडिपेंडेंस। और हमें इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 15 अगस्त, मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 में। और उसी तरह हम अपने नेशनल फ्लैग तिरंगा को अडॉप्ट करते हैं 22 जुलाई 1947 में। तो चलिए खुश हो जाइए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक चेक कर लीजिएगा आप। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।